मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश का रिपोर्ट का तृतीय मेट, थर्ड मेट और फॉरेन वेंचर एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कोयलमुख थिएटर स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, ये ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स क्या है और ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स और डीएनएस में क्या अंतर है। चर्चा शुरू करने से पूर्व इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं निःशुल्क शिक्षा। अब बढ़ते हैं आगे। ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स कर रहे हो या डीएनएस कोर्स कर रहे हो, दोनों डेक कैडेट के कोर्स हैं। इसका मतलब जब आप पढ़ाई कर लेते हैं, कौन सी पदवी प्राप्त करते हैं, कौन सा रैंक आपको मिलता है, डेक कैडेट। इनमें अंतर क्या है? दोनों को साथ साथ में लेके चलते हैं, दोनों की तुलना करते हुए। तो ये एक समानांतर पथ पे हम चल देंगे इस चलचित्र में। क्या आप तैयार हैं? तो सबसे पहली बात, कोई भी कोर्स करना हो, ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स हो या डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस हो, दोनों में मेडिकली फिट आप होने चाहिए। इसका अर्थ है आईसाइट 6/6, चश्मे हो तो नहीं कर सकते, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। इतनी बात स्पष्ट हुई। तो ये चीजें यदि आपके पास हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स या डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अब इसके लिए योग्यताएं क्या है? दोनों कोर्स के लिए अंग्रेजी में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए, 50% मिनिमम इन इंग्लिश, या तो 10वीं कक्षा में हो या 12वीं कक्षा में। इतना साफ। अब एक एक कोर्स को पकड़ के चलते हैं। पहला डीएनएस में आपने अगर एडमिशन लेना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? या तो 12th में पीसीएम 60%, या फिर आपने बीएससी की हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स में, और उसमें आपके अंक हो 50% कम से कम, या आपने बीटेक की हुई है और उसमें आपके अंक हो कम से कम 50%। तो ये सारी चीजें हों, इनमें से कोई चीज हो तो आप डीएनएस कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स में क्या है? इसमें अंक कम भी हो तो चलेगा, अर्थात आपके पीसीएम में 45% भी हो तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स आप कर सकते हैं यदि आपके कम से कम पीसीएम में 45% हो। और आगे इसकी क्या एलिजिबिलिटी है? अगर आपने बीएससी की है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स में, तो कम से कम आपके 55% हों, 55% अंक आपके हों। आपने बीटेक की है तो भी आपके कम से कम 55% अंक हो, तो ही आप ये एडीसी ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स कर सकते हैं। इतना स्पष्ट हुआ। अब एज लिमिट, आयु की क्या सीमा है? डीएनएस कर रही हैं तो एज होती है 17 to 25, 17 से 25 साल की उम्र के बीच में यदि आप आते हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स में 16 से लेके 25 तक, 16 से लेके 25 साल तक की उम्र वाले लोग ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। डीएनएस कोर्स यदि करना है, आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो ऑल इंडिया पे लेवल पे होता है वो क्लियर करना होगा। इस टेस्ट का क्या नाम है? IMU-CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको उत्तीर्ण करना है। यदि आप ये पास करते हैं तो ही आप डीएनएस का कोर्स कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स के लिए कोई ऐसा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगर डीएनएस आपको करना है तो भारत सरकार का नियम है स्पॉन्सरशिप पहले प्राप्त करनी है। स्पॉन्सरशिप के बिना आप डीएनएस का कोर्स नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं। इसमें स्पॉन्सरशिप आपने ली हुई है
तो बहुत अच्छी बात है, स्पॉन्सरशिप आपने ली हुई है, आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि स्पॉन्सरशिप नहीं है तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी कंपनीज इंस्टीट्यूट में आती हैं। इतनी बात समझ आई। डीएनएस कोर्स करते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी होती है कि गलत इंस्टीट्यूट में ना चले जाओ, सही इंस्टीट्यूट में जाओ। डीएनएस कोर्स करना है तो इंस्टीट्यूट डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, और वही इंस्टीट्यूट आईएमयू से भी एफिलिएटेड होगा, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी उससे भी एफिलिएटेड होगा। यह है यदि डीएनएस कर रहे हो। अब एडीसी ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स कर रहे हो, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है। जो भी कॉलेज से आप कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, वो अप्रूव्ड हो आमसा से। जैसे भारत में डीजी शिपिंग है, ऑस्ट्रेलिया में है आमसा, ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी, AMSA, उसके द्वारा ये अप्रूव्ड होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड हो AMC से, ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कॉलेज, ठीक है। जैसे भारत में IMU है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में AMC है। भारत में है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कॉलेज। भारत में है डीजी शिपिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ऑस्ट्रेलिया में है AMSA, AMSA, ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी। इतना समझ आया। और आगे चर्चा करते हैं। डीएनएस में युवा एवं युवती, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स में भारत से यदि करते हैं तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो गर्ल्स को नहीं लेते, युवतियों के लिए नहीं, केवल छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए कोई एडमिशन नहीं एडीसी ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं प्री सी ट्रेनिंग की। प्री सी ट्रेनिंग क्या होती है। प्री सी ट्रेनिंग अर्थात जो आप पढ़ाई करते हैं जहाज पे जाने से पहले। प्री का मतलब पहले, ठीक है। तो जहाज पे जाने से पहले जो पढ़ाई की जाती है उसको कहते हैं प्री सी ट्रेनिंग। तो डीएनएस में क्या होता है, डीएनएस में हमें प्री सी ट्रेनिंग करनी होती है, अर्थात कॉलेज में पढ़ाई करनी है 12 महीने के लिए। एडीसी ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स में प्री सी ट्रेनिंग कितनी देर की होती है, मात्र 4 महीने। 4 महीने में प्री सी ट्रेनिंग खत्म। प्री सी ट्रेनिंग के बाद क्या किया जाता है, डीएनएस में आपको सी ट्रेनिंग के लिए जहाज पे जाना है, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है जहाज के ऊपर, ठीक है। कितनी देर की होती है डीएनएस के लिए, 18 महीने। एडीसी ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स, उसके लिए कितने महीने की सेलिंग चाहिए, कितने महीने ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है, 24 महीने, ठीक। अब जो डीएनएस कोर्स होता है इसमें आपकी प्री सी ट्रेनिंग में कॉलेज में बैठ के पढ़ाई करते हो, क्लास लगाते हो, क्लास में बैठ के। उसके पश्चात 18 महीने ऑन बोर्ड शिप पे ट्रेनिंग जब कर रहे हो ना, उस समय आप एक किताब लेके जाते हो जिसे कहते हैं DLP, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। DLP क्या है, केवल एक किताब है, उसमें कुछ असाइनमेंट्स दी हुई हैं। वो असाइनमेंट्स आपने जहाज के ऊपर रहते हुए तैयार करनी है, पूरी करनी है। उसे करते करते आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और ये आपने बाद में अपने कॉलेज में देनी भी है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स में भी होता है। उसमें जो किताब मिली जाती है उसे कहते हैं टैग्स, TAGS, टास्क एंड गाइडेड स्टडी प्रोग्राम। तो वही एक किताब है, कुछ उसमें असाइनमेंट्स हैं, उसको आप तैयार करते हैं जहाज के ऊपर ट्रेनिंग के दौरान उसे तैयार करना है और फिर अपने कॉलेज में भेजना है, ठीक है। ये जब सब हो जाता है, इससे पहले एक बात करते हैं। प्री सी ट्रेनिंग जब करते हैं तो फीस तो चुकानी होगी ना, कॉलेज को कुछ फीस देनी होगी। डीएनएस अगर आप कर रहे हैं तो कॉलेज की फीस कितनी रहती है, प्री सी ट्रेनिंग की कितनी फीस रहती है,
कम से कम 5 लाख तो रहती ही है। 5 लाख कहीं पे भी जाए, अलग अलग कॉलेजेस का अपना दाम है, सबका अपना रेट है, पर औसत आप लगाएं एवरेज 5 लाख के करीब प्री सी ट्रेनिंग का खर्चा आता है। ऑस्ट्रेलियन कैडेट कोर्स में कितना खर्चा आता है? यही कुछ 3 लाख के करीब, अधिकतम 3 लाख। 3 लाख में मामला, ठीक है। उसके बाद जहाज पे जाते हैं, जब ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं डीएनएस में 18 महीने और एडीसी ऑस्ट्रेलिया कैडेट कोर्स में 24 महीने। इसके दौरान आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब कुछ सैलरी, कुछ पैसे मिलते हैं। अब ये कितने मिलते हैं? देखिए, आपको सदा से बता रहा हूं, पैसे काम पे निर्भर नहीं करते कि आप टैटू आर्टिस्ट हो या आप मर्चेंट नेवी में हो, इस पे निर्भर नहीं करते। पैसे किस पे निर्भर करते हैं? पैसे निर्भर करते हैं किस कंपनी में हो। तो जिस भी कंपनी में आप सेल कर रहे हो उसके अनुसार पैसे मिलेंगे। बहुत अच्छी कंपनी में सेल कर रहे हो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। कम घटिया कंपनी में सेल कर रहे हो, कम पैसे मिलेंगे। तो आप लगा लें, घटिया कंपनी में भी सेल कर रहे हैं तो $200 स्टाइपेंड होता है। अच्छी कंपनी में सेल कर रहे हैं तो कैडेटशिप के दौरान, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के दौरान, सी ट्रेनिंग के दौरान, जब जहाज पे आप होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अच्छी कंपनी अगर मिल जाए तो यही कुछ $500 आपका स्टाइपेंड होता है। इतना समझ आया? यदि आपने ये चलचित्र नहीं देखा कि सैलरी, आमदनी किस पे निर्भर करती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसे देखें, समझें। कोर्स पे नहीं निर्भर करती कि ये कोर्स करूंगा, डीएनएस करूंगा तो सैलरी ज्यादा होगी, एडीसी करूंगा तो कम होगी, ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उस चलचित्र को देखें यदि अभी भी सैलरी का फंडा नहीं समझ आया आपको तो प्री सी ट्रेनिंग हो जाती है, सी ट्रेनिंग, ऑन बोर्ड शिप ट्रेनिंग हो जाती है। उसके पश्चात क्या होता है? क्या उसके पश्चात आपके पास सीयूसी आ गई, आप एक लाइसेंस्ड ऑफिसर बने? नहीं भाई, अभी सिर्फ ट्रेनिंग हुई है आपकी। उसके पश्चात आपको पोस्ट सी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। पहले प्री सी ट्रेनिंग की, कॉलेज में बैठ के क्लास लगाई, फिर सी ट्रेनिंग, ऑन बोर्ड शिप ट्रेनिंग आपने की, अपनी डीएलपी भरी या टैग्स आपने भरी। उसके पश्चात वापस शिप से उतर के आपको कुछ पढ़ाई करनी होती है, उसे कहते हैं पोस्ट सी ट्रेनिंग। अब डीएनएस यदि आप करते हैं तो पोस्ट सी ट्रेनिंग के लिए आप भारत आते हैं, भारत में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पोस्ट सी ट्रेनिंग करते हैं। पोस्ट सी ट्रेनिंग में यदि डीएनएस आपने किया है तो 4 महीने के सेकंड मेट्स होते हैं और फिर 2 महीने लग जाते हैं अन्य एचटीसीडब्ल्यू कोर्सेस, जीएमडीएसएस कोर्स। ये सब करते करते पोस्ट सी ट्रेनिंग में लगभग 6 महीने आपके लग जाते हैं। यदि आप एडीसी आपने किया हो, ऑस्ट्रेलियन कैडेट कोर्स किया हो, तो आप जहाज पे ट्रेनिंग करने के बाद पोस्ट सी ट्रेनिंग कहां से करते हैं? आप वो करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में किस इंस्टीट्यूट से, किस कॉलेज से? एएमसी, ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम कॉलेज, जो कि तास्मेनिया में है। तो इसे आप करते हैं, ये आप करते हैं। ये कितने महीने का होता है? ये 8 महीने का होता है। डीएनएस के लिए लगभग 6 महीने, एडीसी ऑस्ट्रेलियन कैडेट कोर्स के लिए 8 महीने कुछ लग जाते हैं। अब देखिए, ये आप जो पोस्ट सी ट्रेनिंग करते हैं इसमें खर्चा होता है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, खर्चा होता है। भारत से यदि कर रहे हैं आप, कितना खर्चा हो जाता है? लगभग 1.5 लाख के करीब, सब कुछ मिला के, रहना, खाना, पढ़ाई, खर्चा, ठीक है। यही आप यदि ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, कितना खर्चा हो जाता है? लगभग $5,000। ये अंतर आप समझ रहे हैं। ये आप कर लेते हैं, अंत में आप एग्जाम्स देते हैं। पोस्ट सी ट्रेनिंग भी हो गई, आप अंततः एग्जाम्स देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, लिखित परीक्षाएं, रिटन एग्जाम्स, मौखिक परीक्षाएं, ओरल एग्जाम्स।
ये आप देते हैं, ये क्लियर करते हैं, तो जाके आप बनते हैं थर्ड ऑफिसर, थर्ड मेट। अगर भारत से कर रहे हैं, कौन सी सीओसी मिल रही है? इंडियन सीओसी। इंडियन सीओसी कौन देता है? डीजी शिपिंग, एमएमडी, एमएमडी ये आपको देता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, वहां से आपने एग्जाम्स पास किए, रिटन्स, ओरल्स, आपको कौन सी सीओसी मिलेगी? आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलियन सीओसी। और ऑस्ट्रेलियन सीओसी कौन देता है? अमसा, EMSA। ठीक है, इतना आपको समझ आया? तो ये है यात्रा प्री सी ट्रेनिंग से लेके पोस्ट सी ट्रेनिंग तक, सीओसी प्राप्त करने तक। इस तरह से आप बनते हैं थर्ड ऑफिसर। इतना आपको समझ आया? क्या कहानी जीवन की यहां ही अंत हो जाती है? जीवन की तो बिल्कुल नहीं। क्या करियर की कहानी यहां तक ही होती है? बिल्कुल नहीं। आगे की क्या कहानी है देखिए। जब आप डीएनएस करते हैं, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी इन नॉटिकल साइंस। अर्थात जब आपको ये मिलती है ना, जब आप ये ओरल्स, रिटन्स पास करके इसे प्राप्त करते हैं, बड़ी ही शान शौकत से जब आपको ये मिलती है, इसके साथ साथ आपको मिलती है बीएससी की डिग्री, बीएससी इन नॉटिकल साइंस, उसकी डिग्री भी आपको मिलती है, आप ग्रेजुएट कहला देते हैं। तो ये दो चीजें आपको मिलती है जब आप सेकंड मेट्स पास करते हो भारत से। एडीसी जब कोर्स करते हैं, आप पोस्ट सी ट्रेनिंग कर लेते हैं, रिटर्न निकाल लेते हैं, ओरल्स भी पास कर लेते हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलियन सीओसी आती है, साथ में आपके पास आता है एडवांस्ड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, जब तो कॉलेज, जब आपने प्री सी ट्रेनिंग पास की, डीएनएस की प्री सी ट्रेनिंग पास करते हैं, आपको मिलता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। एडीसी ऑस्ट्रेलियन कैडेट कोर्स पास जब आप करते हैं तो भी आपको डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, डीएनएस के पश्चात सेकंड मेट्स जब आप पास कर लेते हैं भारत से, आपको सीओसी मिलती है, साथ ही मिलता है बीएससी इन नॉटिकल साइंस की डिग्री। एडीसी ऑस्ट्रेलियन कैडेट कोर्स जब आप पास करते हैं, सेकंड मेट्स पास करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, आपको प्राप्त होता है ऑस्ट्रेलियन सीओसी और साथ में एडवांस्ड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इतना समझ आया? इसके पश्चात की कहानी क्या है? आप थर्ड ऑफिसर बन गए, अब क्या होता है? अब आप जहाज पे जाते हैं, पैसे कमाते हैं। अब आप एज अ थर्ड ऑफिसर सेल करते हैं 18 महीने। यदि आपने डीएनएस किया है, आपके पास इंडियन सीओसी है, तो इसका नियम है कि थर्ड ऑफिसर की रैंक में या सेकंड ऑफिसर की रैंक में, या थर्ड और सेकंड ऑफिसर दोनों की रैंक मिलाकर आपको 18 महीने सेल करना है जहाज पे। जब आप 18 महीने सेल कर लेते हैं, उसके पश्चात आप चीफ ऑफिसर की पढ़ाई कर सकते हैं। अब भारत से चीफ ऑफिसर की पढ़ाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फेज 1, फेज 2। ठीक है ना? फेज 1 3 महीने का होता है, फेज 2 भी 3 महीने का होता है। उसके पश्चात आप अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं सेकंड मेट, चीफ मेट्स की एग्जाम्स दे सकते हैं, चीफ मेट बन सकते हैं, चीफ ऑफिसर बन सकते हैं। यदि आपने ऑस्ट्रेलियन कैडेट कोर्स किया हो, उसमें क्या होगा? उसमें भी आपको 18 महीने का समय लगाना है जहाज पे एज अ सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर, या सेकंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर, दोनों को कुल मिला के आपने 18 महीने का समय बिताना है जहाज पे। फिर आप एग्जाम्स दे सकते हो चीफ ऑफिसर के, कोर्स कर सकते हो चीफ ऑफिसर का। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आप चीफ ऑफिसर का कोर्स करते हैं, जो कि 8 महीने का होता है। ठीक है, ये आप कोर्स जब पास कर लेते हैं, आप चीफ ऑफिसर बनते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है बैचलर्स इन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से जब आप कोर्सेज करते हैं ना, ये अप्लाइड साइंस की बात करता है। इंडिया से जब कोर्स करते हो, ये नॉटिकल साइंस की बात करता है। ठीक है, तो इंडिया में आपने प्री सी ट्रेनिंग की, आपको मिला
डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। आपने ऑस्ट्रेलिया से ADC कोर्स किया, ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स। आपके पास डिप्लोमा इन अप्लाइड साइंस आपको मिलता है। तो यहाँ अप्लाइड साइंस की बात होती है। जब सेकंड मेट्स पास करते हैं भारत से, आपको BSc नॉटिकल साइंस का सर्टिफिकेट मिलता है इंडियन COC के साथ। ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स करते हैं, सेकंड मेट्स पास करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, आपको मिलता है ऑस्ट्रेलियन COC के साथ एडवांस्ड डिप्लोमा इन अप्लाइड साइंस। और अंततः जब आप चीफ ऑफिसर्स के कोर्स कंप्लीट करते हैं, पास करते हैं एग्जाम्स, आपको चीफ ऑफिसर की COC मिलती है ऑस्ट्रेलिया से, साथ ही आपको मिलता है एडवांस्ड डिप्लोमा इन अप्लाइड साइंस। तो ये थी सारी कहानी। और चीफ ऑफिसर भी बन गए। इसके पश्चात कप्तान बनना है। फिर क्या होता है? कप्तान के लिए आपको 18 महीने बिताने हैं एज अ चीफ ऑफिसर। फिर चाहे आप DNS आपने की हो, आपने बिताने हैं 12 महीने एज अ चीफ ऑफिसर। उसके बाद आप कप्तान के एग्जाम्स दे सकते हैं, कप्तान बन सकते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स किया हो तो एज अ चीफ ऑफिसर आपको 18 महीने बिताने हैं और अंततः आप एग्जाम्स दे सकते हैं, बन सकते हैं कप्तान। ये है सारी कहानी, ये है सारा हमारी समरी। ये था अंतर ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट कोर्स और DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बीच। अब क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? केवल एक ही चीज है, जब आप भारत से करते हो इंडियन COC मिलती है और ये मिलना बहुत मुश्किल है। बड़ी कमर तोड़ मेहनत और बड़े मुश्किल एग्जाम्स होते हैं, खास करके ओरल एग्जाम्स बहुत मुश्किल से पास होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में आराम से पास हो जाता है, पहले अटेम्प्ट में ही बाजी मार लेते हैं। अब मुझे देख लें, 12th में 81% मेरे थे, 10th में 86% मेरे थे। ओरल्स पास करने के लिए कितनी बार फेल हुआ मैं? 1 बार, 2 बार, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 बार मैं फेल हुआ ओरल एग्जाम्स में। उसके बाद 6ठी बार मैं पास हुआ। 6ठी का दूध याद आ गया। वही अगर ऑस्ट्रेलिया से करता तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं पहले अटेम्प्ट में बड़े आराम से मैं पास हो जाता। फिर यदि आप भारतीय हैं तो आपके लिए क्या मूल्यवान है? भारतीय इंडियन COC या ऑस्ट्रेलियन COC? आपके लिए ज्यादा मूल्यवान इंडियन COC है। ठीक है, तो ये अपने नुकसान और फायदे भी हैं। इसके चक्कर में पता नहीं पास होगे, कितने अटेम्प्ट लगाने पड़ेंगे, कितना समय लगाना पड़ेगा, कितने साल लगाने पड़ेंगे। 2 साल से ज़्यादा टाइम लगा मुझे ये पास करने में। ऑस्ट्रेलियन डेक कैडेट करते हैं, जल्दी जल्दी सेकंड मेट बनते हैं, जल्दी जल्दी काम होता है सारा। पर फिर मूल्य भारतीयों के लिए इसका मूल्य ज़्यादा है। पर देखिए, अंततः बात यह है आप सेल कर रहे हो या घर पे हो, बात यहाँ पे आती है। फिर मूल्य वगैरह ज़्यादा मायने नहीं रखते। अगर किसको 3 लाख की सैलरी मिल रही है, ऑस्ट्रेलियन को हो सकता है थोड़ी कम की सैलरी मिल रही हो, लेकिन अगर ये हो और घर पे बैठे हो तो क्या प्रयोजन है? तो बात ये है, अच्छी कंपनी मिले और जहाज पे आप हों, इस तरह से पैसे कमाई होती है। अभी भी कोई शंका हो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछें, मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सौरभ भट्ट आउट।